तो दोस्तों एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के लेकर सामान्य ज्ञान का पिटारा। यह सामान्य ज्ञान भाग 1 है, यानी कि आज से हम यह वीडियो प्रारंभ करने वाले हैं। इसमें हम तमाम उन प्रश्नों को शामिल करेंगे जो यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, और तमाम वो जो प्रश्न होंगे वो उसमें से लगभग सभी के सभी या फिर उसमें से लगभग 90% जो प्रश्न होंगे वह ऐसे प्रश्न होंगे जो कांस्टेबल की परीक्षा में पहले ही पूछे जा सके हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, और आप इन प्रश्नों के माध्यम से ये भी जान सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, यानी कि आपकी सही दिशा क्या होगी पढ़ाई करने की। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है उसे हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि स्वायत्त सरकार के खर्चे में वृद्धि का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है। आपके ऑप्शन है दोस्तों कि उपभोक्ता सामग्रियों की समग्र पूर्ति, यहाँ पे सर दोस्तों ये पूर्ति होगा, और अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पे, या फिर लोगों में कुल बचत पे, या फिर पूंजीगत वस्तु उद्योगों में कुल निवेश पे। तो बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जवाब देते हैं बी तो आप बिल्कुल सही हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था में समग्र मांग पर इसका असर पड़ता है। यानी कि स्वायत्त सरकार के जो खर्चे होते हैं उसमें यदि वृद्धि होता है तो इसका जो सीधा प्रभाव होता है वो अर्थव्यवस्था के समग्र मांग पर, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप इस तरह से इसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई सरकार है, और सरकार जब धन खर्च कर रहा है किसी चीज़ पे, तो सरकार सामान्य रूप से जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उस पर धन खर्च करता है, चाहे वह सड़क का निर्माण हो गया, नए सड़कों का निर्माण हो गया, या फिर अस्पतालों का निर्माण हो गया, या फिर और जो सुविधाएं देता है वह जनता के लिए होती है। और इसका प्रभाव ये पड़ता है कि इससे बिजनेस करना और आसान हो जाता है। यानी कि कोई भी कल कारखाना है, या फिर माल ढुलाई का जो कार्य होता है, कच्चे माल की जो पहुंच होती है वो भी बढ़ जाती है सड़क के उपयोग के कारण। तो इसलिए समग्र अर्थव्यवस्था पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, गृह मंत्री या फिर उपराज्यपाल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, और जो इस प्रश्न को बता ले जाएगा वह 100 रुपये पाने के हकदार होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये 100 नंबर का प्रश्न है। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि उपराज्यपाल, यानी कि जिसे हम सामान्य तौर पे एलजी कहते हैं, या फिर जिसे हम सामान्य तौर पे लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कहते हैं, यही जो होते हैं वह भारतीय संघ राज्य क्षेत्र के जो दैनिक प्रशासन होते हैं वह इन्हीं के हाथ में होता है। भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का मतलब हुआ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसके बारे में बात हो रहा है। आप लोग को पता है कि भारत में कई सारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं यहाँ पे मौजूद हैं, और सामान्य तौर पे देखा जाए तो उसमें से जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं उस पे तो सीधा जो अधिकार होता है उपराज्यपाल का होता है। लेकिन 2 ऐसे राज्य हैं भारत में जिन्हें कुछ संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है, यानी कि वहाँ पे उनकी विधानसभाएं काम करती हैं और वहाँ पे मुख्यमंत्री भी चुने जाते हैं। लेकिन उन दोनों राज्यों में उपराज्यपाल भी कार्य करते हैं, और किसी आम राज्य के हिसाब से देखा जाए तो उस राज्य में, यानी कि 2 राज्य जो हैं सामान्य तौर पे, जो हमारा पुडुचेरी है और एक हमारे जो दिल्ली है, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को थोड़ा सा कम पावर मिला रहता है। वहाँ पे भी जो पावर लगभग होता है वह उपराज्यपाल के पास ही होता है। तो अब जैसे जानते हैं कि केजरीवाल जी के बीच में दिल्ली में और एलजी जो वहाँ के हैं उनके बीच में हमेशा मतभेद होता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि चूँकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे थोड़ा सा छूट मिला हुआ है लोगों को। वहाँ पे जो एक तरह से कहा जाए तो वहाँ पे एक विधानसभा का गठन करने का वहाँ पे छूट प्राप्त है, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत छूट है। नहीं तो इसके अलावा जो 6 अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वहाँ पे पूरा का पूरा जो अधिकार होता है वह उपराज्यपाल का होता है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को अपनी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से विभाजित करने के मूल्य को कहते हैं। ये मुख्य रूप से अर्थशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। अर्थशास्त्र के प्रश्न थोड़ा सा कठिन होते हैं, क्योंकि सामान्य तौर पे देखा जाता है तो जो छोटी कक्षाओं में हम लोग पढ़े रहते हैं, यदि आप किसी ऐसे कला वर्ग के छात्र नहीं हैं जिसमें आपने अर्थशास्त्र ऊंची कक्षाओं में पढ़ा हुआ है, तो सामान्य तौर पे देखा जाता है कि जो छोटी कक्षाओं में जो पढ़ाया जाता है एक आर्ट सब्जेक्ट के रूप में, उसमें ज़्यादातर ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर हिस्ट्री पढ़ाया जाता है। वहाँ पे अर्थशास्त्र कम ही चलता है, इसलिए अर्थशास्त्र के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन होते हैं, आप लोग को समझने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बताइए इसका दोस्तों जवाब क्या होगा।
जहाँ दोस्तों उसका जवाब होगा वो होगा कि मांग की कीमत लोच, यानी इसका उत्तर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व एक विशेषता है। आपका ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, समाजवादी अर्थव्यवस्था की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की, या फिर वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की। इसमें सामान्य तौर पर यह कह रहा है कि जो उत्पादन होते हैं, उत्पादन के जो भी साधन होते हैं, उसमें सामाजिक स्वामित्व किसके ऊपर होता है, यानी कि उसका जो प्रयोग जो होता है वह समाज के लोग करते हैं, तो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में होता है। तो चूँकि यहाँ पे सामाजिक स्वामित्व की बात की गई है, तो यहाँ पे जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामान्य तौर पर जो उत्पादन होता है या फिर जो भी लोगों के विशेष अधिकार होते हैं वह लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, जो लोग वहाँ के जो समाज के लोग होते हैं उनसे जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि जब हम बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था सामान्य तौर पे जो हमारा अमेरिका है वह एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसलिए देखिए वहाँ पे कितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। जैसे एलन मस्क को देख लीजिए भाई, वो ऐसा बंदा है कि भाई वो दुनिया का मतलब पहला आदमी है जो अपना प्राइवेट स्पेस भेज रहा है, वहाँ स्पेस में लोगों को ले जा रहा है और ढेर सारे वो कार्यक्रम कर रहा है। वो इसीलिए क्योंकि वो भाई जो हमारा अमेरिका है वो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। वहाँ पर लोगों को छूट प्राप्त है, यानी कि वहाँ पे जो उत्पादन के साधनों पे जो अधिकार होगा वो व्यक्तिगत होगा, यानी कि जो कंपनी खड़ा करेगा, जो कंपनी चलाएगा उसके ऊपर होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में यदि हम बात करें तो हमारा जो रसिया है वो हमारा एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, लेकिन भारत ने दोनों अर्थव्यवस्था को नकार दिया, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी नकारा, समाजवादी अर्थव्यवस्था को नकारा, और उसने एक बीच का रास्ता अपनाया जिसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में ये होता है कि यहाँ पे कुछ जो अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप रहेगा वह पूंजीवादी रहेगा, यानी कि प्राइवेट लोग भी, जैसे यहाँ पे रतन टाटा हैं या फिर बिरला हैं, तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं। और चूँकि मिश्रित अर्थव्यवस्था यहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी देखने को मिलती है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों पे सरकार का कंट्रोल होता है। सामान्य तौर पे ऐसे चीज़ों पे जो कि आम जनता के लिए बहुत आवश्यक होता है, यानी कि उनके दिनचर्या में वह काम आने वाला रहता है या फिर लोगों के अस्तित्व से जुड़ा हुआ कोई चीज़ रहता है, तो उसका उत्पादन या फिर वो किसी सरकार खुद करती है या फिर किसी कंपनी से करवा कर लोगों को लाभ पहुंचवाती है। जैसा कि लोगों को पता है कि भारत में बहुत सारी सब्सिडियां मिलती हैं, बहुत सारे सब्सिडी मिलते हैं, लोगों को पैसे मिलते हैं और कम दाम पे लोगों को चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, खासकर ऐसी चीज़ें जो लोगों की आवश्यकता से जुड़ी हुई रहती हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो स्वरूप होता है। वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था की एक अलग परिपाटी है। सामान्य तौर पे आजकल के ज़माने में इस तरह के अर्थव्यवस्था देखने को नहीं मिल रही है। वस्तु विनिमय के बारे में बताया जाए तो वस्तु विनिमय मुख्य रूप से ऐसा अर्थव्यवस्था है जिसमें सामान्य तौर पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि यदि आपके पास कोई वस्तु है तो उसे दूसरे को देकर उससे अपने उपयोग की कोई वस्तु ले लीजिए। मान लीजिए आपके खेत में गेहूँ हुआ है और किसी दूसरे के खेत में चावल हुआ है, तो यहाँ पे होगा ये वस्तु विनिमय में यही होता है कि आप उसे अपना गेहूँ दे देंगे क्योंकि उसे गेहूँ की आवश्यकता है और उससे चावल ले लेंगे। तो प्राचीन समय में भारत में या फिर विश्व के अन्य क्षेत्र में भी वस्तु विनिमय जैसी चीज़ें चलती थी, लेकिन अब आप लोग को पता है कि यहाँ पे अब मुद्रा चल रहा है, यहाँ पे पैसे चल रहे हैं, रुपए चल रहे हैं, तो रुपए पैसे से आप खरीद सकते हैं। सांकेतिक रुपए पैसे चल रहे हैं, तो उससे आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो जो वस्तु विनिमय होता है वो उसी का स्वरूप होता है, जहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है अपनी आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपनी क्रिया के बाद शरीर में हार्मोन के साथ क्या होता है, यानी कि वह पुनश्चक्रित होते हैं या फिर नष्ट हो जाते हैं या फिर अवशोषित हो जाते हैं या फिर उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। सामान्य तौर पे इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर में जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो ग्लैंड होती हैं, वहाँ से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनका जब वो काम कर लेते हैं, यानी कि जब वो शरीर के विभिन्न हिस्से जब उनसे प्रभावित होते हैं तो उसके बाद उनका क्या होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होता है ये बी, वह नष्ट हो जाते हैं, यानी कि वह नष्ट हो जाएंगे। पुनः यदि आवश्यकता होगा तो वो फिर से वहाँ से अपना निकलेंगे, वहाँ से रिसाव होगा और फिर से आपका शरीर का विभिन्न हिस्सा उससे प्रभावित होगा और फिर से वह नष्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। परिसंघ कहा गया है, फिर परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ कहा गया है, या फिर महासंघ या फिर राज्यों का संघ। बताइए क्या होगा दोस्तों आपका जवाब।
जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं डी यानी कि राज्यों का संघ, तो आप बिल्कुल सही हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ये भारत एक राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ आप किस प्रकार से कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब जैसा कि लोग जानते हैं कि यहाँ पे केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार संपूर्ण भारत पर अधिकार रखता है, उसके शासन व्यवस्था संपूर्ण भारत पर लागू होती हैं। लेकिन हमारा जो भारत है वह कई सारे राज्यों का एक संघ है। आप लोग जानते हैं कि वर्तमान समय पर यहाँ पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। तो 28 राज्य को मिलकर एक देश का निर्माण हो रहा है यहाँ पे इसीलिए राज्यों का संघ इसे कहा जा रहा है। भारत अकेला, मतलब ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो संपूर्ण भारत पे अकेला कोई शासन कर रहा हो। यानी कि बहुत सारे यहाँ पे शासक हैं, बहुत सारे प्रदेश हैं और सभी मिल के भारत का निर्माण करते हैं, इसलिए जो है राज्यों का संघ कहा गया है इसे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पत्तों वाली सब्जियाँ पर्याप्त मात्रा में देती हैं वसा, आयरन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट? यह एक आसान प्रश्न है, मुझे लगता है कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे आसानी से। जी दोस्तों, इसका जवाब होगा बी यानी कि आयरन। आप लोगों ने सुना होगा कि जो पालक होता है और जब कोई माँ गर्भवती होती है तो सामान्य तौर पे कहा जाता है कि पालक का जो साग है उसका प्रयोग किया जाए, क्योंकि एक गर्भवती महिला के लिए आयरन एक बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व होता है उसके शरीर के लिए, और इसीलिए उसको कहा जाता है कि वह हरे पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं उसका सेवन करना चाहिए। और इसीलिए क्योंकि पत्तों में जो होते हैं, जो पत्तों वाली सब्जियां होती हैं, जैसे पालक हो गया, ये सभी जो सब्जियां होती हैं उसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है। वसा या फैट की बात करें या फिर प्रोटीन की बात करें तो यह मुख्य रूप से जो तेलीय बीज होते हैं, जैसे कि सरसों का बीज हो गया, फिर आप लोग का सोयाबीन का बीज हो गया, या फिर जो तिलहन होते हैं उसमें जहाँ से मतलब तेल निकलता है वहाँ से उन सब्जियों से या फिर उन फलियों से हमें वसा या फिर प्रोटीन की मात्रा में प्राप्त होती है। और कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से ऐसे फल से हमें प्राप्त होता है जिसमें मड के रूप में चीज़ें मौजूद होती हैं, जैसे कि मीठा कोई फल है, सेब हो गया, या फिर मुख्य रूप से कहा जाए तो आम हो गया, ऐसे फलों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों कि केनेडी अंतरिक्ष केंद्र स्थित है आपका फ्लोरिडा या फिर एरिजोना या फिर न्यूयॉर्क या फिर कैलिफोर्निया? बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं फ्लोरिडा तो आप बिल्कुल सही हैं। केनेडी अंतरिक्ष केंद्र जो है वह मुख्य रूप से फ्लोरिडा में स्थित है। और केनेडी जो अंतरिक्ष है वो जो आप लोग ने नाम सुना होगा, जो अमेरिका का अपना अंतरिक्ष का जो केंद्र है नासा का जो ये मुख्यालय है या इसका जो केंद्र अंतरिक्ष केंद्र है उसे हम केनेडी अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जानते हैं, जो कि फ्लोरिडा में मौजूद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य है। यह सामान्य तौर पे उस समय का समसामयिकी का घटना चक्र का एक प्रश्न था, लेकिन अभी इतिहास बन चुका है और आने की संभावना है। तो इसमें राज्य है की जगह पे यहाँ पे राज्य था कहा जा सकता है, यानी कि जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी कि असम। असम जो था वह जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत ने बराक 8 पृथ्वी से आकाश में मार करने वाली मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की है? आपके ऑप्शन है दोस्तों इजराइल, जापान, रूस या फिर अमेरिका। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि इजराइल तो आप बिल्कुल सही हैं। बराक 8 यानी कि पृथ्वी से आकाश में मार करने वाला जो मिसाइल था उसका जो निर्माण किया गया था भारत ने, वह इजराइल के सहयोग से किया था। रूस की बात करें तो जितने ब्रह्मोस मिसाइल हैं वो सभी के सभी जो हैं भारत ने वह रूस के मदद से उसका जो विकास उन्होंने किया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और वन लाइनर प्रश्न होते हैं। इस कई बार आप लोग को जानकारी नहीं होती है तो आप इस प्रश्न को गलत भी कर देते हैं। बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं ए यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश तो आप बिल्कुल सही हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश का मतलब हो गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है। यदि इस प्रश्न के जगह पे ये दे दिया जाता है कि राष्ट्रपति अपने पद से यदि त्यागपत्र देना चाहते हैं तो अपना त्यागपत्र किसे देंगे, तब इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? तब उत्तर जो हो जाता वो हो जाता उपराष्ट्रपति। तब वो अपना जो त्यागपत्र होता है राष्ट्रपति वह उप राष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में या फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में या फिर मूल कर्तव्यों में? बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा।
जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं या फिर उद्देशिका है। तो मैं बताऊं कि जो संविधान के निर्माता लोग थे, यानी कि जो भी संविधान सभा के जो मुख्य मुख्य नेता थे, उनका जो आदर्श प्रतिबिंब, यानी कि वो भारत को किस रूप में देखना चाहते थे, तो वही प्रतिबिंब जो हमारी उद्देशिका है उसमें दिखाई देती है। अब उद्देशिका में बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें हैं जो भारत को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है, भारत को उस उद्देश्य को पाने के लिए और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो उन चीज़ों को उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया और ऐसा माना कि भविष्य में हमारे जो राज्य हैं या फिर हमारी जो केंद्र सरकार की जो शक्तियाँ हैं, वह इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करके उनके उद्देश्य यानी कि उद्देशिका में कही हुई बातों को और अधिक प्रगाढ़ बनाएंगे और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। लेकिन यदि बताया जाए तो निर्माताओं का जो मनोभाव आदर्श प्रतिबिंबित होता है वह मुख्य रूप से हमारे उद्देशिका में ही होता है, और उद्देशिका की पूर्ति के लिए इन्होंने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि स्वस्थ जनमत किसकी सफलता में योगदान करता है? सत्तावादी सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, निरंकुश सरकार या फिर राजतंत्र? बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं लोकतांत्रिक सरकार का तो आप बिल्कुल सही हैं। स्वस्थ जनमत का मतलब ये हुआ कि बिना किसी भेदभाव के या फिर किसी दबाव के बिना जब आप अपना जनमत करते हैं यानी कि आप अपना वोट देते हैं तो उससे क्या होता है, उससे एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण होता है। भारत में भी देखिए लोकतंत्र का सरकार है, लेकिन सामान्य तौर पे यदि आपको खरीद लिया जाए या फिर आप किसी गलत प्रभाव में आकर वोट करना शुरू कर दें तो सामान्य तौर पे, कागजी तौर पे या संवैधानिक रूप से तो ये लगेगा कि एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण हुआ है, लेकिन उस सरकार के जो कामकाज होंगे वह लोकतांत्रिक बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इसका असर साफ तौर पे दिखाई देता है। तो स्वस्थ जनमत से ही लोकतांत्रिक सरकार की उत्पत्ति होती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आजकल चुनाव में अपने मुद्दों के अलावा लोग, बहुत सारी जो पार्टियां होती हैं वह लोगों को या फिर जो मतदाता होते हैं उन्हें रिझाने के लिए ढेर सारे उपहार देती हैं। महिलाओं को साड़ियाँ भेंट की जाती हैं, पुरुषों को शराब और मुर्गे खिलाए जाते हैं, बकरे खिलाए जाते हैं। तो इस तरह से जो वोटिंग होता है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार के लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण नहीं हो पाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? वन, घास का मैदान, कच्छ का मैदान या फिर मछली घर? बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसमें से सभी ऑप्शन आप लोग को लग रहा होगा सेम ही है, लेकिन इसमें जो डी है उसका ऑप्शन, इसका प्रश्न का जो डी उत्तर होगा वही सही होगा, यानी कि मछली घर जो है वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो इसमें वन हो गया, घास का मैदान हो गया, फिर कच्छ का मैदान या फिर दलदल जो हो गया वह प्राकृतिक रूप से बनाया गया है। लेकिन जो मछली घर होता है जिसे हम एक्वेरियम कहते हैं, वह समान तौर पे आप देखेंगे तो वह मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते हैं। विभिन्न कंटेनरों में उसमें पानी डालकर उसमें मछली या फिर बहुत सारे ऐसे जो जीव होते हैं, जो पानी के जीव होते हैं, उसमें रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे जो वातावरण क्रिएट किया जाता है उनके जीवन के लिए, वह सब कुछ मनुष्यों के द्वारा स्वयं के हाथ से बनाया गया रहता है। मछली घर के स्थान पे आप यदि यहाँ पे समुद्र रहता या फिर कोई पोखरा रहता, तालाब रहता जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, तो वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा हो जाता। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रेसे की निम्न में से किस फसल को काली मिट्टी पर उगाया जा सकता है? आपके ऑप्शन है कपास, जूट यानी कि पटसन या फिर फ्लैक्स या फिर सन हैम्प। बताइएगा दोस्तों जवाब क्या होगा। या दोस्तों यदि आप चुनते हैं कपास तो आप बिल्कुल सही हैं। रेसे की निम्न में से जो फसल जो काली मिट्टी पे उगाई जा सकती है, बहुत उसका जो फसल होता है वो बहुत बेहतर होता है, वो कपास होता है। कपास आपको पता होगा कि कपास के जो बीज होते हैं उसमें से जो हमारे कॉटन होते हैं उसका उत्पादन होता है। और रेसे की फसल का मतलब ये हुआ कि ऐसे फसल जिससे कि रेसे बनाए जाते हैं, यानी कि जिससे हमारी जो बुनाई होती है, जो हमारे कपड़े बनाए जाते हैं या फिर जो हमारी रस्सियाँ बनाई जाती हैं, धागे बनाए जाते हैं, ऐसे फसल को ही हम रेसे का फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? यानी कि एक व्यक्ति के रूप में या फिर एक नागरिक के रूप में से इसमें से कौन सा आपका एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार या फिर चुनाव लड़ने का अधिकार या फिर सरकार के अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार? तो बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं जीवन का अधिकार तो जीवन का अधिकार जो है वो
इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि यह एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। इसके अलावा मत देने का अधिकार, जो आप मत देते हैं चुनाव में या फिर चुनाव लड़ने के एक कैंडिडेट के रूप में आप यदि चुनाव लड़ते हैं या फिर सरकार के किसी अधिशासी निकायों के पास यदि शिकायत करने का अधिकार आपका जो होता है वो सभी का सभी राजनीतिक अधिकार होता है। लेकिन जीवन का जो अधिकार होता है वह राजनीतिक अधिकार ना होके वह मौलिक अधिकार है, यानी कि अनुच्छेद 21 की बात यहाँ पे कर रहा है। यह जीवन का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, ना कि राजनीतिक अधिकार है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न तो हो चुका है, यानी कि रेसे की किस फसल को काली मिट्टी, तो पिछले क्वेश्चन में हमने हल किया था। इसका उत्तर यहाँ पे जो था कपास था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फिर से ये क्वेश्चन दोहराया जा रहा है। ये इसका भी जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो जीवन का अधिकार जो है वह राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपने अक्ष पर पृथ्वी के घूर्णन की दर अधिकतम होती है 3 जनवरी को, 22 दिसंबर को और 4 जुलाई को। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। या दोस्तों उसका जवाब होगा जो होगा वो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यह कभी बदलती नहीं है, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वह डी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बात कर रही है पृथ्वी के घूर्णन की। आप लोग को पता है कि पृथ्वी जो है उसमें 2 प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। एक तो घूर्णन गति पाई जाती है और एक जो होता है वो होता है परिक्रमण गति। अब सबसे बड़ी बात है कि जो घूर्णन गति होती है, यानी कि जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पे चारों तरफ घूमती है, गोल गोल घूमती है। मान लीजिए पृथ्वी है और ये उसका अक्ष है, और जब इसी अक्ष के सहारे वह घूमती है तो उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति कभी बदलती नहीं है, और घूर्णन गति का जो समय होता है वह नियत रहता है। और घूर्णन गति के कारण ही जो पृथ्वी पे जो दिन रात होते हैं वो होते हैं। और समान तौर पे जो परिक्रमण गति होता है उसमें बदलाव आता है, लेकिन यहाँ पे परिक्रमण गति की बात नहीं की गई है। और परिक्रमण गति मुख्य रूप से ऐसी गति होती है जब जो पृथ्वी हमारी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी और ये अलग अलग स्थितियों में सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगा रही है, ऐसी स्थिति को ये किसी परिपथ में घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, तो इसी को ही हम परिक्रमण कहते हैं। और परिक्रमण का जो दर है वो बदलता रहता है। तो अगला प्रश्न है, एक जिले में सामान्य प्रशासन का मुख्य होता है, यानी कि प्रमुख कौन होता है, यानी कि सामान्य प्रशासन का मुखिया कौन होगा एक जिले में, पुलिस अधीक्षक या फिर जिला न्यायाधीश या फिर जिलाधिकारी या फिर जिला विकास अधिकारी। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। या दोस्तों उसका जवाब हो जाएगा सी, यानी कि जिला अधिकारी। यानी कि यहाँ पे सामान्य प्रशासन की जब बात कर रहा है तो सामान्य प्रशासन का जो मुखिया होता है वह जिला अधिकारी। सामान्य की जगह पे यहाँ पे अगर पुलिस प्रशासन का अगर कहता तो पुलिस अधीक्षक हो जाता, या फिर न्याय के क्षेत्र में यदि बात करता तो जिला न्यायाधीश हो जाता। लेकिन यहाँ पे सामान्य प्रशासन की बात कर रहे हैं, इसलिए जिला अधिकारी जो हमारा डीएम होते हैं या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वही सामान्य प्रशासक होते हैं किसी ज़िले के। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें बात किया जा रहा है हमारे मौलिक अधिकार का, और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वह ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को अपने मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसके पहले भी जो बात किया गया था, यानी कि जीने का अधिकार जो है उसका एक अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका काफ़ी विस्तार हुआ है अभी कुछ सालों में। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट है, इस अनुच्छेद का काफ़ी विस्तार किया है उसने। अब इसके अलावा मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे लोगों को बहुत सारी छूटें दी गई हैं, भारत के नागरिकों को बहुत सारी छूट प्राप्त हुई हैं। दैनिक स्वतंत्रता का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों। गरिमा के साथ जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही आता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत में सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है। अब ऑप्शन है राष्ट्रपति, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री। तो काफ़ी हलवा प्रश्न है ये, मुझे लगता है कि 10 रुपये का प्रश्न भी नहीं है। यदि आप इस पर बता ले जाएंगे तो ज़्यादा आप लोग को 10 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति। यानी कि भारत में सशस्त्र बलों का जो सुप्रीम कमांडर होता है वो हमारा राष्ट्रपति ही होता है। अगले प्रश्न के चलते चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। यानी कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, या फिर सरकार का संघीय स्वरूप, या फिर सरकार का समाजवादी स्वरूप, या फिर सरकार का एकात्मक स्वरूप। बताइए आपका दोस्तों क्या जवाब होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सरकार का संघीय स्वरूप। यानी कि भारत का जो स्वरूप है वह संघीय स्वरूप है।
और यहाँ पे शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया जाता है, आप लोगों को पता है कि जैसे भारत में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यहाँ पे केंद्र सरकार के बीच में और राज्यों के सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। आप लोगों को पता है कि उसमें राज्य की शक्तियाँ या फिर समवर्ती सूची या फिर राज्य सूची या फिर इस प्रकार की जो सूचियाँ हैं, संघ सूची हैं, ये सब मौजूद हैं और उसी के अंतर्गत यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं वो विभाजित की गई हैं। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे न्यायपालिका किस प्रकार से स्वतंत्र हैं अपनी, यानी कि उसके काम में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये जो विशेषता होती है वह एक संघीय सरकार की ही विशेषता होती है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप एक अलग चीज़ हो गया, ये तो चुने जाने के संदर्भ में है कि यहाँ पे मतलब लोग जो अपने राजा होते हैं वह कैसे चुनते हैं, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, वह सरकार का संघीय स्वरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि क्यूबिक जिरकोनिया का साधारण नाम क्या है। बताइए आपका दोस्तों जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं अमेरिकन डायमंड तो आप बिल्कुल सही हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकन डायमंड को ही क्यूबिक जिरकोनिया कहते हैं। और क्यूबिक जिरकोनिया मुख्य रूप से एक क्रिस्टल पत्थर होता है जो कि सामान्य तौर पर चट्टानों में पाया जाता है और देखने में ये बहुत हद तक जो हमारा हीरा होता है वैसे ही नज़र आता है। क्योंकि यहाँ पे डायमंड यूज हुआ है तो ये हीरे की तरह ही नज़र आता है, लेकिन हीरा होता नहीं है। और इसका जो कीमत होता है, जो मार्केट वैल्यू होती है, वह हीरे से कम होता है और ये आजकल काफ़ी चल रहा है मार्केटों में। क्यूबिक जिरकोनिया, इसे हम अमेरिकन डायमंड भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सड़े हुए अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी है। बहुत ही फेमस प्रश्न है दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चुनते हैं सी यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड तो आप बिल्कुल सही हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड में जो होता है सड़े हुए अंडे की बदबू आती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है। बताइए दोस्तों आपका जवाब क्या होगा। जी दोस्तों, इसका जवाब होगा सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। दोस्तों देखिए, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए बहुत सारे प्रश्नों को चुन कर ला रहे हैं जो आप के लिए परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को शेयर भी करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास पहुँचाएँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके, आपके दोस्त भी परीक्षा में शामिल हो सकें और बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। 1952, 1976, 1979 या फिर 1981। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा बी यानी कि 1976। 1976 का ऐसा समय था जो कि 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं। कई बार ऐसा भी प्रश्न पूछता है कि जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है वह कौन सा हमारा संशोधन था भारतीय संविधान का, तो वह 42वां संविधान संशोधन था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही नागरिकों के मौलिक कर्तव्य इसमें जोड़े गए। यानी कि प्रारंभिक अवस्था में यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। आप लोग को पता होना चाहिए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं और जो मौलिक अधिकार हैं उसमें बहुत फ़र्क होते हैं। मौलिक अधिकार लोगों के, नागरिकों के अधिकार होते हैं जो कि मतलब राज्य सरकार या फिर किसी संस्था को लोगों को दे नहीं, वह मैंडेटरी है। यानी कि वह सरकार या फिर कोई भी संस्था लोगों से नहीं छीन सकती है यदि सामान्य परिस्थिति है तो। लेकिन मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो लोगों के अपने कर्तव्य होते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात है कि भाई अगर किसी को अधिकार दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति के पास अपने कुछ कर्तव्य भी तो होने चाहिए कि एक नागरिक के रूप में यदि उसे अधिकार दिए जा रहे हैं तो उसके अपने एक नागरिक के रूप में कर्तव्य भी तो होने चाहिए। तो ऐसे ही समझते हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य मुख्य रूप से यह कोई बाध्यकारी नहीं है, यानी कि जो भी मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं यदि आप उसे मानते हैं तो ठीक है, एक नागरिक, एक अच्छे नागरिक कहे जाएंगे। लेकिन यदि आप उसे नहीं मानते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में आपको या फिर आपको सज़ा हो सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मौलिक आपके अधिकार हैं वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। यदि वो कोई छीनने का प्रयास करेगा तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं। प्रारंभिक अवस्था में जो मौलिक कर्तव्य हमारे थे वह 10 थे, लेकिन वर्तमान समय में यह बढ़कर इसकी संख्या जो है वह 11 हो चुकी है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आर्किमिडीज का नियम किसके लिए सत्य सिद्ध होता है। केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस या फिर केवल तरल। बताइए आपका दोस्तों जवाब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जवाब होगा केवल द्रव। केवल द्रव के लिए जो हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है वह सही होता है। इसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि दोस्तों कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्णतः डुबोया जाता है तो उस वस्तु के भार में कमी आ जाती है और एक कमी जो होती है वह वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो यहाँ पे द्रव का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आर्किमिडीज का जो नियम होता है वो द्रव के लिए कार्य करता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। देखिए दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सघन होगा उसमें प्रकाश का जो वेग होगा वह न्यूनतम होगा, और इसका जो उत्तर हो जाएगा वह कांच हो जाएगा। यानी कि कांच में सबसे ज़्यादा विचलन पाया जाता है प्रकाश का, इसलिए जो प्रकाश का जो वेग होगा वह कांच में, इन सभी ऑप्शनों में कांच में सबसे कम होगा, यानी कि न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रकाशीय फाइबर का प्रयोग किसे संचालित करने के लिए किया जाता है। एक्सरे किरणें, या फिर लेजर बीम, या फिर गामा किरणें, या फिर अंतरिक्ष किरणें। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। यहाँ दोस्तों इसका जवाब होगा लेजर बीम, यानी कि प्रकाशीय फाइबर से लेजर बीम को गुजारा जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है। बताइए आपका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप यदि इसमें से कुछ भी चुनते हैं तो आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जो भी ऑप्शन दिया हुआ है सभी के सभी गलत हैं। यानी कि वर्तमान समय में संघ राज्य क्षेत्रों की यदि संख्या बताई जाए तो वह कितनी है, वह 8 है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8 वर्तमान समय में है। आप लोग को पता होगा कि कुछ समय पहले, यानी कि मोदी सरकार के आने से पहले 2014 के पहले भारत में स्थिति ये थी कि यहाँ पे 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन हुआ ये कि 2014 में एक परिवर्तन हुआ देखने को मिला, और जिसमें हमारा जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था ही, और दूसरा एक तेलंगाना का क्षेत्र बनाया गया, जिससे कि भारत में स्थिति ये हो गई कि भारत में 29 राज्य हो गए। यानी कि जो पहले 28 राज्य थे 29 राज्य हो गए और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन फिर से एक बदलाव देखने को मिलता है, और बदलाव ये होता है कि जो हमारा जम्मू कश्मीर था 2019 में एक परिवर्तन देखने को मिलता है वहाँ पे। और जम्मू कश्मीर जो एक साधारण राज्य के रूप में गिना जाता था, यानी कि 29 राज्यों में से एक था, वह साधारण राज्य के दर्जे को वहाँ से हटा लिया जाता है, और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटकर, यानी कि जम्मू कश्मीर रीजन और लद्दाख रीजन को 2 भागों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तब स्थिति ये हो जाती है कि भारत में 29 राज्य थे, तो एक राज्य हटने की वजह से यहाँ पे 28 राज्य हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे 7 पहले थे और 2 जुड़ के यहाँ पे 9 केंद्र शासित प्रदेश बन जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी कि 2019 में एक परिवर्तन किया जाता है, और ये परिवर्तन 2020 में लागू होता है। वो ये होता है कि यहाँ पे जो 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग थे, यानी कि दमन और दीव और दादर नागर हवेली जो थी, ये 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन इस अध्यादेश के बाद उन दोनों को एक ही केंद्र शासित प्रदेश माना गया, यानी कि जो 9 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें से एक घट जाता है, और इस समय 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद हैं। यानी कि वर्तमान समय की बात करें तो यहाँ पे भारत में 28 सामान्य राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अधिकृत तौर पर कब प्रारंभ की गई थी। बताइए आपका दोस्तों जवाब क्या होगा। 1 अप्रैल 2018, या फिर 15 अगस्त 2018, या फिर 25 सितंबर 2018, या फिर 2 अक्टूबर 2018। बताइए आपका जवाब क्या होगा दोस्तों। जी दोस्तों, यदि आप चुनते हैं 25 सितंबर 2018 तो आप बिल्कुल सही हैं। ये मुख्य रूप से उस समय का ये करंट अफेयर का सवाल था, लेकिन अभी भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है, या फिर आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की, यानी कि प्रधानमंत्री से संबंधित या फिर केंद्र सरकार से संबंधित जो भी योजनाएं होती हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। तो यदि कोई योजना आती है, सरकार की नई कोई योजना आती है, तो उस पर आप लोग को नज़र बनाए रखना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों है कि निम्नलिखित में से कौन से देश 2018 में वैश्विक स्तर पर प्रारंभ व्यापार युद्ध के प्रमुख पक्षकार हैं। दोस्तों यह अंतिम प्रश्न है, मुझे लगता है कि यह अंतिम प्रश्न होगा। जी हाँ दोस्तों, यह अंतिम प्रश्न है, और जैसा कि लोगों को पता है कि अंतिम प्रश्न का जवाब मैं नहीं देता हूँ, आप इसका जवाब ढूंढिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जवाब क्या होगा, फिर मैं आपको जवाब दूंगा कि इसका वास्तविक जवाब क्या है। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियोज़ लेके आते रहेंगे जिसमें कि आपका रिवीजन होता रहेगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग की तैयारी पुख्ता होती रहेगी। कांस्टेबल के लिए दोस्तों 52,000 पद प्लस बहुत सारे पद होते हैं दोस्तों, और ऐसा नहीं है कि जो फॉर्म भर देंगे उनका हो ही जाएगा दोस्तों। लाखों की संख्या में फॉर्म यहाँ पे भरे जाते हैं, और सिलेक्शन कुछ ही लोगों का हो पाता है, बहुत सारे लोग बिना सिलेक्शन के रह जाते हैं। तो ये आप लोग बहुत थोड़ा सीरियस लेके अभी से पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।